हम देख सकते हैं पिछले कुछ समय से जो कार्य हुए, एक हमने जो कहा सो करके दिखाया। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले हमारी पार्टी ने 130 संकल्प प्रदेश की जनता के सामने किए। यह बजट 110 संकल्पों को पूरा करता है। उनके लिए 64,000 करोड़ रुपए से जितनी राशि बजट में उसका प्रावधान किया गया है। प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान अगर देखेंगे कि 16-17 में प्रदेश का कुल जो रेवेन्यू था वह कुल प्राप्त होता था 86,000 करोड़। इस वित्तीय वर्ष में यानी मार्च 31 तक जो आज आने जा रहा है प्रदेश के पास, वह 2,20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदेश के राजस्व में आने जा रही है। महोदय, इससे पहले क्या होता था? मैंने कल भी कहा, प्रदेश में पहले सेल टैक्स और वैट था। इससे प्रदेश को कुल राशि मिलती थी 49,000 करोड़ से लेकर के 51,000 करोड़। आज ये राशि बढ़कर के होने जा रही है 1,24,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में बढ़कर के जाने वाली है। यानी इतना बढ़ा है उत्तर प्रदेश को, इसका इतना लाभ होने जा रहा है। और स्टेट एक्साइज में कुल 12,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को मिलते थे 2017 तक, मार्च 17 तक। आज ये राशि बढ़कर के जाने जा रही, 12,000 करोड़ बढ़कर के जाने जा रहा, 45,000 करोड़ के राज्य को इससे प्राप्त होने वाले। ये पैसा कहां जाता था? चोरी होता था। यही पैसा जब जाता था तो लोग इंग्लैंड में होटल बनाते थे। यही पैसा जब जाता था तो ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीदे जाते थे। पैसा राज्य का जो प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए था, प्रदेश के गरीब कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए था, प्रदेश के वृद्धजनों के लिए योजना बनाने के लिए, नौजवानों के लिए योजना बनाने के लिए खर्च होना चाहिए था, उनके नहीं खर्च हुआ। ये पैसा कहां चला गया यह तो आप देख सकते हो। और ये तब हुआ है, ये तब हम कर रहे हैं जब डीजल पेट्रोल पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाने की बजाय हमने टैक्स को कम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर वैट कम किया। महंगाई उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल पेट्रोल सबसे कम है, अगल बगल के किसी भी राज्य के अंदर आप देखेंगे सबसे कम है। यह उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किया है वह इसकी एक झलक भी प्रस्तुत करता है। महोदय, तो प्रदेश के अंदर आज हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि कोविड-19 और रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद उत्तर प्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। उत्तर प्रदेश 2016-17 में 20% से अधिक जो राशि थी वह ऋणों के माध्यम से वित्त पोषण होती थी। बजट कुल बजट होता था 20% से अधिक केवल बजट से केवल हम ऋण के माध्यम से देते थे। और 23-24 में जब बजट प्रस्तुत किया गया है यह घट करके अब मात्र 16% हम ऋण लेकर के करेंगे। शेष अपने स्वयं के ओन सोर्स से बजट का पूरा पैसा हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। पहले बजट का 8% जो भाग होता था वह ऋण के ब्याज चुकता करने में होता था। आज ये घट करके मात्र 6% तक आने जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की नई प्रोग्रेस को दिखाता है कि उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। महोदय, इससे पहले प्रदेश के अंदर जो बैंकों की स्थिति थी, हम उस पर आएंगे, उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन $1 ट्रिलियन के बारे में चर्चा करते समय हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि साहब क्या ये संभव हो पाएगा? हम कहते हैं कौन सा काम है जो संभव नहीं हो सकता है? एक नियति चाहिए। नेक नियति के साथ आप काम करेंगे क्यों नहीं संभव हो पाएगा? ये संभव होगा। पिछले 6 वर्ष के अंदर की यात्रा क्या आपको संभव नहीं दिखती है क्या? हमने संभव बनाया है। और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रदेश में टीम यूपी ने 10 सेक्टर चिन्हित किए हैं जिन पर लगातार कार्य हो रहा है। इनमें पहली सुरक्षा, पहला है शिक्षा का सेक्टर, बेसिक, माध्यमिक, उच्च, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन, ये सब
एक साथ मिलकर करके इस दिशा में समग्र शिक्षा और सौभाग्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बाद आज आपने देखा होगा, इसके बारे में एक बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश यानी देश विश्व गुरु के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शिक्षा के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं। 2017 के पहले अगर मैं कुछ पेपर की क्लिप्स दिखाऊं तो हर व्यक्ति इस चीज को लेकर के आश्चर्यचकित होगा कि कैसे उत्तर प्रदेश से होता था। उत्तर प्रदेश उससे पहले कहां पहुंचा था, कहां लेकर चले गए थे उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के पहले क्या स्थिति पहुंचा दी थी उत्तर प्रदेश के अंदर? 17 के पहले सूबे में 5वीं के 56% बच्चे हिंदी तक नहीं पढ़ पाते। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी 17 के पहले। यूपी में प्राथमिक विद्यालयों की बहाली की पोल की रिपोर्ट ये 20 अगस्त 2015 की 26,379 स्कूल चल रहे हैं एक कमरे में, सिंगल कमरे में। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति थी। और यूपीएससी की हर परीक्षा पर सवाल अनिल यादव के अध्यक्ष बनने के बाद विवादों में आई तेजी। ये उत्तर प्रदेश के अखबारों की सुर्खियां हुआ करती थी। यह उत्तर प्रदेश 2017 के पहले का है। और आज मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी माननीय सदस्यों को कि आपने ऑपरेशन कायाकल्प में एक विद्यालय को गोद लेकर के उसके रिनोवेशन की कार्रवाई की और आज उत्तर प्रदेश में 1,20,000 स्कूलों को हम लोगों ने रिनोवेशन करके फ्लोरिंग को ठीक करने का काम किया, बच्चों को फर्नीचर किया। हमारी सरकार पिछले 6 वर्ष से लगातार बेसिक शिक्षा परिषद में जो पहले 1,34,00,000 बच्चे पढ़ते थे, आज 1,34,00,000 बच्चे से बढ़कर के 1,91,00,000 बच्चे आज उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उन बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री, 2 यूनिफॉर्म फ्री, बैग फ्री, बुक्स फ्री, जूता मोजा फ्री, स्वेटर फ्री, मिड डे मील की क्वालिटी सुधारी गई है। 1,91,00,000 बच्चे उत्तर प्रदेश की बच्चे हैं। किसी जाति, किसी मत और मजहब के साथ मत जोड़ो इन बच्चों को। जब इन बच्चों की हक को हड़प करके दुनिया में अपने संसाधन बढ़ाने का काम करते थे, तब क्या जाति नजर नहीं आती थी? क्या तब इन्हें जाति नजर नहीं आती थी? बच्चियां ज्यादातर ऐसी थी जो बेटियां हैं वे नंगे पैर स्कूल जाती थी। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में 1,200 रुपए हर बच्चे के अकाउंट में जा रहा है डीबीटी के माध्यम से। अभिभावक को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि भाई उन बच्चों के लिए जूता मोजा समय पर खरीद करके स्कूल भेजो। ये संख्या बड़ी है। ऑपरेशन कायाकल्प के बाद ये सुविधा आज डिजिटल लाइब्रेरी के लिए बजट में पैसा दिया गया। हर गांव और हर वार्ड में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण होगा। बजट में इसका प्रावधान किया गया है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत उन बच्चों के लिए बेहतर विद्यालय बनेंगे। बहुत अच्छे विद्यालय बनने जा रहे हैं। अभी तो 18 अटल आवासीय विद्यालय हम बनाने जा रहे हैं। इसी सत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं। रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चे, कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन बच्चों को, अन्य अनाथ बच्चों को स्कूलों में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम लोग उत्तम शिक्षा देने जा रहे हैं। और इस सरकार पूरा खर्चा उन बच्चों को देगी। लॉजिंग, फूडिंग की सारी सुविधा उन बच्चों के लिए हमने तो किसी की जाति नहीं देखी, किसी का मजहब नहीं देखा। हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके भविष्य को अच्छा बनाना हमारा दायित्व है। अपनी जिम्मेदारी से हम भाग नहीं सकते हैं और हमारी सरकार इसको कर रही है। इसको हर विकासखंड स्तर पर, हर न्याय पंचायत स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के गवर्नमेंट विद्यालयों के साथ साथ शासकीय सहायता प्राप्त
निजी प्रबंधन के विद्यालयों को भी उनके रिनोवेशन के लिए, नई बिल्डिंग के लिए हम पैसा देना चाहते हैं और इसके लिए धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है। और यही नहीं, उनके संस्कार होंगे तो अपनी विरासत को पोषेंगे, पोष नहीं रहे हैं। भगवान राम का कोई दर्शन न हो और मध्यकाल के महान संत तुलसीदास जी को इस प्रकार की टिप्पणी की गई। तुलसीदास जी की विरासत को देश और दुनिया आकर्षित होती है और तुलसीदास जी के साथ जुड़ाई है। बेचारे जब रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया था, पोथी चोरी हो जाती थी, लेकिन समस्या देने वाला की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब ईश्वर की कृपा होती है ना, कुछ नहीं कर सकता कोई। महाकाव्य दे दिया रामचरितमानस के माध्यम से। रामचरितमानस मध्यकाल में भारत का मार्गदर्शन करने वाला, गुणानी की बेड़ियों से मुक्त करने वाला। उस कालखंड में उनको भी अकबर के दरबार में बुलाया गया था, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो एक ही राजा है, वो राम है, राम के सिवाय किसी को मैं राजा नहीं मानता। महान संत ने कहा था तुलसीदास जी, तुलसीदास जी को रामचरितमानस के माध्यम से तोड़ने का जो है उसी तरह एक शादी हुई है। हाँ, वरैया में हुआ है, वरैया में हुआ। मैं अभिनंदन करूंगा उनको जिन्होंने रामचरितमानस के गायन के माध्यम से हमारे यहाँ होता ही है हर एक जगह। अभी मुझे यद्यपि समय नहीं मिल पाता, लेकिन अभी मुझे पिछले सप्ताह एक शादी विवाह के कार्यक्रम में भाग, वहां पे समारोह में जाने का मैं अवसर मिला था। संयोग से उस जब मैं पहुंचा उसी समय वरमाला का कार्यक्रम चल रहा था, ठीक वही गाना बज रहा था जो रामचरितमानस में जनकपुर में उस समय का दृश्य होता है। लोगों के मन में भाव पैदा हुआ है, ये कौन लोग हैं जो विरासत को अपमानित कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? और इन लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने राम को कोसा था, जनता ने उसको कहां पहुंचा दिया ये भी सब लोग जानते हैं। और जो लोग कहते थे परिता में पर नहीं मार सकता, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया। जनवरी 2014 में जब रामलाल ने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे, पूरा भारत की पूरी दुनिया गौरवान्वित होगी, विरासत का सम्मान करेगी। राम की विरासत हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और हमने तय किया है संस्कृत विद्यालयों के रिनोवेशन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की है और संस्कृत के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था सरकार ने स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी देगी। रोहित कल्याण बोर्ड का निर्माण गठन तो हम कर ही रहे हैं, सारी उसकी कार्य योजना चल रही है। अच्छा होता विरोधी दल के नेतागण यहाँ पर इस मुद्दे पे चर्चा करते, लेकिन वे भाग गए। हमने पैसे की व्यवस्था की और पैसे की व्यवस्था के माध्यम से करें। उच्च शिक्षा के लिए पिछली बार 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़। इस बार 3 नए विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में उपलब्ध कराए गए, जो 3 असेवित कमिश्नरी थी। मां विंध्यवासिनी का धाम मिर्जापुर, मां पाटेश्वरी का धाम बेलपाटन मंडल और मुरादाबाद। इन तीनों कमिश्नरी में हम एक नया विश्वविद्यालय देने जा रहे हैं। बजट का प्रावधान इस बजट में कर दिया गया है। फार्मा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के समकक्ष एक नया इंस्टीट्यूट हम गठित करेंगे, जो प्रदेश के अंदर फार्मा सेक्टर की उन उपलब्धियों को लेकर के जाएगा जो यहाँ पे फार्मा सेक्टर में ढेर सारी संभावनाओं का, क्योंकि सबसे बड़ा श्रम बाजार अगर यूपी है, यूपी सबसे बड़ा बाजार है, तो यूपी फार्मा का भी सबसे बड़ा हब बनेगा। और इसके लिए फार्मा पार्क के साथ साथ इन कार्यक्रमों को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन में प्रधानमंत्री कौशल विकास के साथ साथ अभी टाटा
साथ एक एमओयू वोकेशनल एजुकेशन ने किया, टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक प्रोजेक्ट है। न्यू एज ट्रेड्स उसमें विकसित किए जाएंगे। यूपी के नौजवानों को उन ट्रेड के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी और जॉब की गारंटी टाटा की कंपनियां ही उन्हें दे देगी। 35,000 नौजवान हर साल वहां पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यह काम इसी वर्ष से हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एमओयू पूरा हो चुका है, ये कार्य भी आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 88% शेयर टाटा की कंपनियां देंगी और 12% मात्र राज्य सरकार को देना है। 10 वर्षों तक चलेगा। 10 वर्षों तक प्रदेश के अंदर इन 150 आईटीआई के माध्यम से ही हम लोग 3.5 लाख नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उन्हें जॉब की गारंटी केवल उसके माध्यम से दे पाएंगे और उस तरह पर शेष अन्य आईटीआई को भी आगे विकसित करने का काम करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन में भी न्यू एज कोर्सेज को हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजीज का है, नए इनोवेशन के लिए हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। बहुत सारी चीजों को हम उसके साथ आगे बढ़ाने का उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये लगातार ये कार्यक्रम हमारे जहां आगे बढ़ाने के कार्य चल रहे हैं, ये टेक्निकल एजुकेशन में चल रहा है, उच्च शिक्षा में बेहतर कार्य हुआ है। महोदय, दूसरा सेक्टर है स्वास्थ्य के सेक्टर में भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अच्छी प्रगति की है। उत्तर प्रदेश ने अच्छी प्रोग्रेस इस दिशा में की है और ये प्रोग्रेस किस हद तक की प्रोग्रेस है? कोविड-19 आज लगभग समाप्त सा हो गया है और हम देख सकते हैं कि यहां पर आज कोरोना महामारी की स्थिति लगभग समाप्ति की कगार पर है। प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार में क्या थी? जननी सुरक्षा योजना में 75 करोड़ रुपए की घोटाला की, उस समय न्यूज क्लिपिंग हुआ करती थी। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस एएलएस आज प्रदेश के अंदर 500 काम कर रही है, लेकिन 2017 के पहले भारत सरकार सपोर्ट करना चाहती थी, फ्री में देना चाहती थी उत्तर प्रदेश को। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसे लेने से इनकार कर दिया। आप सोचिए, लाखों लोगों की जान बची है इन लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस के माध्यम से। कोरोना कालखंड में ये नया जीवन दान दे रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसकी चिंता नहीं। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। महोदय, आज 6 करोड़ से अधिक लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के साथ जुड़े हुए हैं और शेष उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हें कवर कर रही। 10 करोड़ लोगों को हम लोग आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख, लेकिन इससे पहले सुविधा नहीं थी। राजकीय कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा 2017 के पहले नहीं थी। आज इस सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। बजट में भी इसकी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला यानी मुख्यमंत्री आरोग्य मेला के माध्यम से 2020 में हम लोगों ने फरवरी 2020 में प्रारंभ किया था। अब तक 11 करोड़ 72 लाख 29,000 से अधिक रोगी इससे लाभान्वित हुए हैं और जिसमें से 2,770 गंभीर रोगियों को हायर सेंटर रेफर करके उनके उपचार की व्यवस्था की गई है और 11,80,000 से अधिक गोल्डन कार्ड भी आयुष्मान भारत के उपलब्ध कराए गए, गरीबों को उपलब्ध करवाए गए हैं। 250 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को टेली मेडिसिन की सेवा से जोड़ा गया है। 361 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेली रेडियोलॉजी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। महोदय, 2017 के पहले प्रदेश के अधिकांश जनपद थे जहां कोई वेंटिलेटर नहीं था, कोई आईसीयू बेड नहीं। कोरोना में 2020 में जब इसकी समीक्षा हम कर रहे थे तब भी 36 जनपद ऐसे थे। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध है और संचारी रोग, इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कालाजार,
ये सब बीमारियां असमय बच्चों को निकलती थी। 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे उन जनपदों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों ने जान दी है। समाजवादी पार्टी 4 बार प्रदेश के अंदर सत्ता में थी, कभी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, कभी नहीं लिया। फ्री दवा जो मिल रही है आज भी, वह माननीय श्री कल्याण सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे 1997 में, तब मेरे प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी कभी गई नहीं, देखने के लिए तक नहीं गई। ये जो मरने वाले 50,000 बच्चे थे, ज्यादातर बच्चे दलित समुदाय से और अल्पसंख्यक समुदाय से, उनके प्रति संवेदना कभी उनके मन में नहीं आई, कभी नहीं आई। जाति की लोग बात करते हैं, लेकिन एक गरीब, एक वंचित, एक दलित, एक अति पिछड़ा व्यक्ति दवा के बहाव में दम तोड़ रहा था, लेकिन कभी उसका हाल देने के लिए नहीं गए, सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रयास नहीं था। आज मैं कह सकता हूं हमारी टीम ने जो प्रयास किया, सभी विभाग मिलकर के कार्य प्रारंभ किए और आज परिणाम है इनसेफ्लाइटिस 96% मौत को नियंत्रित करने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त कर ली है। हर विभाग ने अपना काम किया, आज परिणाम सामने है। मलेरिया उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण है। कालाजार और चिकनगुनिया के लिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया है और उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन की चर्चा को दुनिया ने भी माना है, WHO ने भी, नीति आयोग ने भी उत्तर प्रदेश की चर्चा की है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का गठन किया और 18 से 22 के बीच में मात्र 3 वर्ष में हम लोगों ने 4500 करोड़ रुपए की बचत भी की और हॉस्पिटल में पहले से ज्यादा दवाइयां भी उपलब्ध करवाने का काम किया। महोदय, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत अलग अलग अभियान चले। इन अभियानों के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 7 मार्च, 4 अप्रैल, 2 मई 2022 में अभियान चलाए गए और इन अभियानों में 36,82,000 बच्चों को, 10,31,000 गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से आच्छादित किया गया। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के रूप में भी प्रदेश के सभी 75 जनपदों में अभियान चलाया गया, जिसमें 7,13,61,000 से अधिक बच्चों को इससे लाभान्वित किया गया। और प्रदेश के अंदर अगर हम लोग 2016 की तुलना में देखेंगे, ये सर्वे भारत सरकार के हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, 16 की तुलना में 19 में अगर आप देखेंगे, मातृ मृत्यु दर 197 थी, यह प्रति लाख और घट करके 19 में 167 रह गई। अभी 22-23 के सर्वे आने बाकी है। शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु 30,000 प्रति हजार से 30 प्रति हजार से घट करके 2020 में यह 28 हो गई। शिशु मृत्यु दर 43 प्रति हजार से 2020 में यह घट करके 38 हो गई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 15-16 की तुलना में 19-20 में उत्तर प्रदेश के अंदर संस्थागत जो प्रसव है ये 67% से बढ़कर के लगभग 84% हो गई। फुल इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण की जो स्पीड है ये लगभग 70% से ऊपर हो गई और सकल प्रजनन दर 2.7% से घट करके 2.4% रह गई है। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में काम हुआ। आज प्रदेश के अंदर हर जनपद में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें इस बजट में भी प्रावधान किया गया है, जिसमें मातृ वंदना योजना के लिए भी पैसे की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत भी 418 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। पीएससी और सीएससी के उनकी रिनोवेशन के लिए भी व्यवस्था की गई है। सपा सरकार में मेडिकल कॉलेज में सीटें बेची जाती थी, एक भी एम्स नहीं था। एमबीबीएस की सीटें केवल 1990 थी। आज प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ चुके हैं। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स का संचालन हो चुका है। एमबीबीएस की सीट बढ़कर के 1990 से बढ़कर के अब हमारे पास 3828 और निजी क्षेत्र में अगर एमबीबीएस की सीटों को हम जोड़ दें तो 2550 बढ़कर के 4700 हो गई है। यानी प्रदेश के अंदर आज कुल एमबीबीएस की सीटें हमारे पास 1990 से बढ़कर के अब ये हो चुकी हैं 8528 सीटें आज उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध हैं। इसके अलावा पीजी की सीटें 741 से बढ़कर के 1441 और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस को अगर हम देखेंगे तो ये 2868 सीटें आज के दिन पर प्रदेश के अंदर बढ़ चुकी हैं। महोदय, प्रदेश के अंदर हम लोग अलग अलग सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, 35 वर्षों से 35 एएनएम सेंटर थे जो बंद हो चुके थे, उन्हें फिर से चालू किया गया है। 300 संस्थाओं में नर्सिंग और पैरामेडिकल का पाठ्यक्रम प्रारंभ हो सके, इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रदेश के अंदर आज के दिन पे पीकू बेड्स, पीडियाट्रिक आईसीयू, छोटे बच्चों के लिए जो आईसीयू बनते हैं उसकी संख्या 150 से बढ़ा करके आज 6700 यह प्रदेश के अंदर किया गया है। लगातार प्रदेश ने और बजट की व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो 16-17 में चिकित्सा शिक्षा का जो बजट था केवल 1900 करोड़ के आसपास था, जो आज हम लोग बढ़ा करके लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच रहा है। प्रदेश के अंदर देख सकते हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश आज प्रदेश के अंदर आयुष विश्वविद्यालय चल रहा है और संजय अटल जी के नाम पर लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। उसने अपने एप्लीकेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। प्रदेश के अंदर महिला और बाल विकास विभाग में आप सब देख सकते हैं कि महिला और बाल विकास विभाग में यानी बच्चों के लिए और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार शराब का एक ठेकेदार हाउस संचालित करता था। आप अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति थी। वो शराब की सप्लाई करेगा या बच्चों, नवजात शिशुओं और महिलाओं के लिए पोषाहार को सप्लाई करेगा।